दूसरे सेट पे हम बात करते हैं। सेकंड सेट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज़ गिवन इन योर सिलेबस अकाउंट्स असिस्टेंट फिनांस पे। फिनांस के सिलेबस में इकोनॉमिक्स सेक्शन हम उसकी प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पे, इस वाले टॉपिक पे। दूसरा सेट लाके है आपके सामने, ठीक है, इसे डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज एज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। शायद एग्जामिनर आपको दया खा के ऐसे भी दे दे कि कुछ स्टेटमेंट आपने देखने हैं, फिर आपने बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। शायद फिर आपको पूछे कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो हम पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। इट स्टेट्स दैट ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज रिवार्डेड अकॉर्डिंग टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। विच मीन्स डियर स्टूडेंट्स कि ये स्टेटमेंट तो सही है, पहले तो आप इसको टिक मार लें, ये स्टेटमेंट सही है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्टिविटी, पहले तो आप ये याद रखेंगे। एग्जामिनर ने अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दिया है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? हम एक फैक्टर से, हमारे पास 4 फैक्टर हैं, हम कई बार आपको ये बता चुके हैं, अब आपको याद ही हो गया होना चाहिए कितने फैक्टर हैं। हम लैंड की बात करते हैं, लैंड इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लैंड, अगर लैंड पर यूनिट हमें कितना, अगर हम लैंड से एक साल में, फॉर इंस्टेंस डियर स्टूडेंट्स, एक साल में अगर उस पर हम कोई क्रॉप कल्टिवेट कर रहे हैं और वो क्रॉप हम क्विंटल्स में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मेजर करेंगे। अगर 10 क्विंटल की प्रोडक्शन हमारी इस लैंड पे एक साल में निकली, फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, साल वाइज भी अगर हम ले लें, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अगर वो प्रोडक्शन कम हो गई, ठीक है, वो प्रोडक्शन कम हो गई, तो व्हाट डू वी कंसिडर दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, दैट इज वन। सेकंड, अब मशीनरी की बात करते हैं। दिस इज, ये लैंड की एग्जांपल है, मशीनरी की बात करते हैं। अगर मशीनरी एक दिन में 10 यूनिट्स बना पाती है, मशीनरी में कुछ वेयर एंड टेयर हुआ, खराबी हुई, कमज़ोरी, ओवर द पीरियड तो बहुत सारी कमज़ोरियाँ आती हैं मशीन में, जिसे हम उस वेयर एंड टेयर को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर डेप्रिसिएशन मशीनरी में हुई तो अगले दिन इसने 8 यूनिट ही देने स्टार्ट कर दिए हैं, 8 यूनिट ही बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से ही सिर्फ 8 यूनिट ही मशीनरी बना पाती है, कंपेयरिंग टू द लास्ट डे में 10 यूनिट ये बना रही थी। तो इसका मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, पर यूनिट प्रोडक्टिविटी, वो कम होती जा रही है, पर यूनिट प्रोडक्टिविटी, विच मीन्स लास्ट डे हमारे 10 यूनिट्स बन रहे थे, नेक्स्ट डे हमारे 8 यूनिट से बने। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मशीनरी है वो कम होती जा रही है। अगर ये दिन ब दिन बढ़ती जाएगी तो इस मशीनरी का रिवार्ड भी बढ़ता जाएगा। इसे हम, इस मशीनरी पे जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, बिकॉज दैट मशीनरी इज़ कैपिटल, और इस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर मशीनरी इज़ प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिविटी इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, विच मीन्स इट इज़ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ इंक्रीजिंग। इसका रिवार्ड भी बढ़ जाएगा, इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, इनकम भी बढ़ जाएगी, विच मीन्स कि रिवार्ड इसका बढ़ गया है। सो द स्टेटमेंट वाज कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहती है कि हर एक फैक्टर को हम रिवार्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल को ऑफ एक मिनट के लिए, अगर कुछ सेकंड्स के लिए मैं यहाँ मिटा भी दूँ तो यहाँ रह जाता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रिवार्डेड अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोडक्टिविटी। तो ये सही है, जिसकी जितनी प्रोडक्टिविटी उसको उस हिसाब से रिवार्ड मिलेगा। मार्जिनल से कंफ्यूज ऑफ नहीं होंगे, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, जो हम फैक्टर्स की प्रोडक्शन जो है हम पर यूनिट मेजर कर रहे होते हैं, पर यूनिट कैलकुलेट एंड एनालाइज कर रहे होते हैं। पर यूनिट प्रोडक्शन अगर कम होती गई तो रिवार्ड कम होगा, पर यूनिट प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती गई तो रिवार्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। पॉइंट फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। कमिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, द सेकंड स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स इज द थ्योरी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट्स। क्लासिकल्स हैं, नियो क्लासिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद कनीजियन है, कनीजियन इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट है। देन देयर आर अदर स्कूल ऑफ थॉट्स। उन पे अगर हमें मौका मिला तो हम उन पे भी बात करेंगे। ये आप याद रखेंगे, द स्टेटमेंट दिस मार्जिनल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है कि
this marginal productivity theory of distribution is associated or belongs to the neoclassical economics. ये पॉइंट ऑफ याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा एज ऑफ नाउ एटलीस्ट. हमें रिसर्च नहीं करने बैठना है, पीएचडी नहीं करनी इकोनॉमिक्स में, एग्जाम के वो 10 पॉइंट निकाल देने हैं. Coming to the third statement, it assumes perfect competition in both product and factor market. Dear students, जब भी कोई theory economics में आपको देखने को मिलेगी तो आप पाओगे कि there are कोई भी theory बनी है तो वो कुछ assumptions पे बनी होती है. There are certain assumptions जो हम assume करके चलते हैं, तब जाके वो theory construct की गई होती है और तब जाके कोई result बन पाता है. So again, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो डियर स्टूडेंट्स हैं ये इज्यूम करती हैं परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ मार्केट्स, प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट. दिस प्रोडक्ट मार्केट कॉन्सेप्ट वी हैव touched it in the first set of this particular topic. तो वहाँ ये प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है, फैक्टर मार्केट क्या होता है, आपको समझ आ जाएगा. यहाँ पे मोटा पॉइंट आपने याद रखना है कि जो भी ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इज्यूम करती है परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ द मार्केट्स, फैक्टर एंड प्रोडक्ट मार्केट. व्हाट इज दिस परफेक्ट कंपटीशन, ये आगे आने वाला एक टॉपिक है. फैक्टर प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स एक टॉपिक गिवन है आपके सिलेबस में, वहाँ ये आ जाएगा. तो हम इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इज्यूम करके मैं ये भी चल रहा हूँ कि आपने अपने एंड पे भी इन्हें पढ़ा और समझा होगा. आपका आंसर क्या बनता है, आई होप कि मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं पढ़नी चाहिए डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, मार्जिनल यहाँ पे एक पॉइंट बताना ज़रूरी है. अब अगर एग्जामिनर ने दिया है व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ, इन्होंने कहा है कि परफेक्ट कंपटीशन इज़ वन ऑफ द एजम्पशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी. सो व्हाट आर द अदर एजम्पशंस वो भी आपको बताते हुए चलेंगे. परफेक्ट कंपटीशन तो आ गया, ठीक है. दूसरे पे फुल एम्प्लॉयमेंट in both the markets, or full employment is one of the another assumption of marginal productivity theory of distribution. Third, अगर एग्जामिनर ये भी आपको दे, आपको पता होना चाहिए, the third assumption is homogeneous factors. Homogeneous factors means the factors are identical or similar. ये ज़्यादा अच्छा रहेगा. सिमिलर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है, अगर लेबर आपको उठाना है, लेबर पहले इंस्टेंस में ये ए लेबर को उठाएं आप या बी लेबर को उठाएं, तो ए लेबर भी आपको पहले वही प्रोडक्टिविटी देगा अगर पहली बार ही उसे आप काम में ला रहे हैं, तो बी लेबर भी आपको वही प्रोडक्टिविटी देगा. ये नहीं है कि लेबर ए आपको प्रोडक्टिविटी कम देगा और लेबर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा. इसको फिर हम हेटेरोजीनस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे. लेकिन हम ये इज्यूम करके चलते हैं, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज्यूम करके चलती है कि लेबर ऑफ कोई भी लाओगे प्रोडक्टिविटी वो पहले इंस्टेंस पे सेम देगा, ओवर द पीरियड उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कम होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टांसेस, वो दैट इज नॉट द डोमेन ऑफ थ्योरी. यहाँ पे याद रखेंगे देयर आर थ्री important assumptions of marginal productivity theory. One, it assumes perfect competition in both the markets, factor market and product market, and it assumes full employment in the economy. It assumes that factors of production are homogeneous in nature. This marginal productivity theory of distribution, dear students, this point is important for your examination, is developed by किन्होंने ये डेवलप की है, शायद SSB दया खा के यहाँ तक भी जाए. JB क्लार्क इकोनॉमिस्ट हैं एंड विकस्टीड, दीज आर द टू इकोनॉमिस्ट्स जिन्होंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप की है. दोनों नामों में से एग्जामिनर कोई भी एक नाम दे दे वो भी काफ़ी रहेगा. दोनों नाम हैं एक ही ऑप्शन में तो ये भी काफ़ी रहेगा. JB क्लार्क, विकस्टीड, these are the economists, those who have developed marginal productivity theory of distribution. Coming to the question number 2, which one of the following best explains concept of marginal product. अब ये marginal product क्या होता है, ठीक है, मैं भी समझाते समझाते थक गया. अब देखते हैं कि ऑप्शनल में क्या है. Dear students, additional output produced by employing one additional unit of factor, that is nothing but marginal product. Confuse नहीं होना डियर स्टूडेंट्स. द टर्मिनोलॉजी ऑफ द सब्जेक्ट फॉर दोज हु आर नॉट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड इज बिट स्कैरी. ये बच्चों की शिकायत रहती है कि टर्मिनोलॉजी सब्जेक्ट की थोड़ी
गड़बड़ है, मुश्किल हो जाती है, तो आप उससे डरे ना, आसान है। मार्जिनल का मतलब एडिशनल होता है, प्रोडक्ट का मतलब अब क्या बताऊँ आपको, मेरे हाथ में पेन है, दैट इज़ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट एनी थिंग दैट इज़ रेडी फॉर कंजप्शन, राइट। प्रोडक्ट कोई भी चीज़, ठीक है, जो तैयार बैठी है, आप जिसे इस्तेमाल करने के लिए आपके लिए बैठी है, जिसे आप इस्तेमाल करो, ठीक है। या प्रोडक्ट उसको कहते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं कभी कभार कुछ और प्रोडक्ट बनाने के लिए, तब वो प्रोडक्ट इनपुट बन जाता है, वहाँ ना जाएं। मार्जिनल सिंपली मीन्स एडिशनल, प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है। एनीथिंग दैट इज़ रेडी फॉर कंजप्शन। सो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? इट इज़ नथिंग बट एडिशनल आउटपुट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ एडिशनल आउटपुट। कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? व्हेन इट इज़ प्रोड्यूस्ड, व्हेन दिस एडिशनल output or marginal product is produced by employing one additional unit of factor, that is marginal product। लैंड का इस्तेमाल करके एक फर्म 10 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोडक्ट बनाती हैं, 10 यूनिट। जब लैंड के 11 यूनिट्स अब फर्म लगाने लगी है, अब ये एक्स फर्म व्हेन 10 यूनिट्स ऑफ 2 यूनिट्स 2 लेबर्स आर एम्प्लॉयड, 2 लेबर एम्प्लॉय किए जाते हैं बाय फर्म, वो 10 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है। अब नाउ, ठीक है, 3 लेबरर्स आर एम्प्लॉयड बाय अ फर्म, वो 11 यूनिट्स बनाती हैं उस प्रोडक्ट के। 10 शर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल शर्ट्स की बात करते हैं, 2 लेबर 10 शर्ट्स बनाते हैं, एक्स हेयर मीन्स शर्ट्स फॉर एग्जाम्पल। 3 लेबर अब हमने लगाए तो अब 11 शर्ट्स बन जाते हैं। हमने एक वन एडिशनल लेबर एम्प्लॉय किया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर एम्प्लॉय किया है, उससे प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा कितना हुआ, वो 1 से बढ़ा। दिस पहले 10 था, फिर 11, तो प्लस कितना हुआ, एक प्रोडक्ट तो बढ़ गया। दिस प्रोडक्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट। आई होप कि मैं अपने एंड पे तो कोशिश कर चुका हूँ कि मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँ। दिस इज़ नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ एन अनदर वे टू एक्सप्लेन मार्जिनल प्रोडक्ट। ये आप याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट इट इज़ नथिंग, इट मेजर्स एक्स्ट्रा आउटपुट फ्रॉम 1 मोर यूनिट ऑफ इनपुट। कितनी आसान भाषा में आपको समझा पाऊँ, सो दैट कि आप भी समझ पाओ। आई होप कि आप इन्जॉय कर रहे हैं इस सेशन को। कोई भी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, दैट इज़ देयर फॉर यू। वो ओपन विंडो है, लिखते जाएं, हम बेहतर करते जाएंगे। द क्वेश्चन इज़ इंपॉर्टेंट, मज़ेदार क्वेश्चन स्क्रीन के सामने। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, हमें कुछ स्टेटमेंट्स कंसिडर करने हैं। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में, टोटल प्रोडक्ट के बारे में, एवरेज प्रोडक्ट के बारे में एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में। आई होप डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का ये 10 मार्क्स वाला सेशन आपने अच्छे से कहीं से तो पढ़ा होगा, तो नाउ इट विल बी ईजियर फॉर मी टू रीड द स्टेटमेंट्स फॉर यू एंड एक्सप्लेन सर्टन थिंग्स। मैं डिस्कशन में नहीं चला जाऊँगा। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं अच्छी तरह से, मुझसे तो कहीं ज़्यादा बेहतर। हमें स्टेटमेंट चूज़ करना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। डियर स्टूडेंट्स, जब मार्जिनल प्रोडक्ट में बिकम नेगेटिव आफ्टर अ सर्टेन स्टेज। डियर स्टूडेंट्स, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, ठीक है। अगर आपने ये मार्जिनल प्रोडक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा है, थ्रू ग्राफ वो समझने की कोशिश की है, तो आपके जहन में अब ये पिक्चर बन रही होगी कि मार्जिनल प्रोडक्ट में बिकम ज़ीरो आफ्टर अ सर्टन एज, ठीक है। जब वो लाइन, अगर आप वो ग्राफ आपको याद आ रही होगी, वो एक्स एक्सिस के नीचे चली जाती है मार्जिनल प्रोडक्ट की लाइन, विच मीन्स वो नेगेटिव हो जाती है। द स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इक्वल्स मार्जिनल प्रोडक्ट। जब एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर हो जाते हैं, तब जाके हमारा उस टाइम पे, उस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होता है। वो इफ़ यू हैव रेड डियर स्टूडेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, थ्रू ग्राफिकली उसको समझाए तो वो ग्राफ याद कर लें। ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। दिस इज़ ईजियर क्वेश्चन देन फॉर यू, अदरवाइज दिस मे सीम मॉन्स्टर, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड स्टेटमेंट, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन एमपी बिकम्स ज़ीरो। जब एमपी हमारा ज़ीरो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता, जब हमारा एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, मध्य प्रदेश नहीं, मार्जिनल प्रोडक्ट जब हमारा ज़ीरो होता है, तब हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है ये मैक्सिमम होता है, ये डिक्लाइन स्टार्ट नहीं करता है।
याद रखेंगे ये पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट। ये तो गलत इसने दिया है, मैं सही करके बता रहा हूँ। इसने बताया है टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन होता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपका ज़ीरो होता है, लेकिन जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जिस पॉइंट पे ज़ीरो होता है वहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। वो ग्राफ याद कर लें। इफ़ यू आर रेड समवेयर दिस पर्टिकुलर सेक्शन और दिस पर्टिकुलर थ्योरी और दिस रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एमपी एपी, देन वो ग्राफ आपने देखी ज़रूर होगी, जिस ग्राफ के थ्रू हम ये ग्राफिकली ये रिलेशनशिप बताते हैं आपको, और ये ग्राफ याद करते हैं, दिस क्वेश्चन आपके लिए ईजी बन जाता है। ठीक है, कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4, अंडर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, अंडर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है? अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल कंटिन्यू एम्प्लॉइंग अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। जो फर्म प्रॉफिट बना रही हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म मतलब प्रॉफिट बना रही हो, वो कंटिन्यू क्या करेंगी? एम्प्लॉइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। मतलब जो फर्म, प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं, जो फर्म प्रॉफिट बना रही हो वो क्या वो कंटिन्यू करेगी फैक्टर, जो आपके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेनर तो होता ही है, इनको एम्प्लॉय करना क्या वो कंटिन्यू करेगी? ठीक है, और कहाँ तक करेगी, किस पॉइंट तक करेगी, वो हमें बताना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो अब है। ठीक है, कहाँ तक करेगी डियर स्टूडेंट्स? अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल कंटिन्यू एम्प्लॉइंग ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अंटिल, कहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है, वो तो करेगी ही करेगी। कहाँ तक करेगी डियर स्टूडेंट? जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट आपका बराबर होगा मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। आसान कर देते हैं आपके लिए डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब क्या होता है इसका? जो रेवेन्यू आपका प्रोडक्ट से आता है दैट इज अ रेवेन्यू फ्रॉम अ प्रोडक्ट। जब हम उस लास्ट यूनिट की बात करते हैं, द लास्ट यूनिट यू हैव प्रोड्यूस्ड ऑफ दैट प्रोडक्ट, जो लास्ट यूनिट की हम बात करें, जो उस पर रेवेन्यू आया है, उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट कहते हैं। जब वो एक फर्म का बराबर हो जाता है कि उसी लास्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आपने लेबर लगाया है उस पे आपका कितना कॉस्ट बना है, उस एक यूनिट पे जो लास्ट यूनिट आपने लगाया है, जो लास्ट यूनिट ऑफ लेबर और फैक्टर आपने लगाया, फैक्टर ऑफ इनपुट आपने लगाया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने, वो लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट आपने लगाया है, ये फैक्टर प्रोड्यूस करने के लिए, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो आपने लास्ट वाला फैक्टर लगाया है उस पे आपका कितना कॉस्ट लगा है, दैट इज नथिंग बट मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट क्या है? लास्ट जो फैक्टर यूनिट आपने लगाया है उस पर आपका कितना कॉस्ट लगा है, दैट इज मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू बता चुका हूँ आपको, जो रेवेन्यू आपको मिलता है उस लास्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पे, जो लास्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आपने बनाया है, वो लास्ट यूनिट में इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस मार्जिनल एम। ठीक है, जब ये दो चीज़ें बराबर हो जाती हैं, यहां तक आते हुए द फर्म कंटिन्यूज टू एम्प्लॉय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसके बाद नहीं। दिस इज द सिचुएशन व्हेन MRP, marginal revenue of a product, equals marginal factor cost. This is the point जहां पे एक एंटरप्रेनर, एक फर्म कंटिन्यू करती रहती है एम्प्लॉय करना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द मोमेंट ये MRP कम हो जाए इससे, तो खत्म, इसके बाद तो नहीं करेगी, इसके बाद नहीं करेगी। अगर आपका MRP, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ग्रेटर है देन मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, तब तो फर्म ज़्यादा ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करेगी। यहाँ पे तो ये तो इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एरा चल रहा होता है, यहाँ पे तो बढ़िया कमाई हो रही होती है फर्म की। ठीक है, यहाँ पे इसका कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो जाता है लास्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट का, तो यहाँ तक ही सिर्फ फर्म अपने एम्प्लॉयज़ को, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको एम्प्लॉय करेगी। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखनी है। ठीक, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, नंबर 5, which one of the following assumption is not associated with marginal productivity theory? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के assumptions आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड, और बता देते हैं, आंसर भी देख लेते हैं।
हमें बताना है कि देर आर सर्टन ऑप्शंस एंड इनमें से एक ऐसा कोई ऑप्शन है जो एजम्पशन नहीं है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का, वो कौन सा है? डियर स्टूडेंट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली इन फैक्टर मार्केट. There is no existence of monopoly in factor market. There is no existence of any sort of monopoly in the factor market. Not even in the product market. अब ये आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करके कल को प्रोडक्ट मार्केट दे दे. Product market. According to the marginal productivity theory, there is no monopoly in either of the market, factor or product market. Perfect mobility of factors of production, yes, this is one of the assumption of marginal productivity theory. Full employment of resources, this we have talked about. Yes, again, this is the assumption of marginal productivity theory. Full homogeneous units of factors, yes, again, this is full employment of resources, this we have discussed. But monopoly is not, dear students, an assumption of marginal productivity theory. And what is this monopoly means? आप लिख लीजिए, सारी चीज़ें मैं ही बताता जाऊँ. मुझे लगेगा कि हम जिन बच्चों के साथ बैठ के प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं अपनी, वो भी पढ़े लिखे हैं, बड़े दमदार बच्चे बैठे हैं. तो मोनोपोली क्या होता है हमें लिख के बता दें ज़रा नीचे. हम छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्रिवन डिमांड. ड्रिवन डिमांड मैं डिस्कस कर चुका हूँ, स्टेटमेंट देख लेते हैं. हमें बता देना है कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग ड्रिवन डिराइव्ड डिमांड. सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, कभी कभार गलत पढ़ देता हूँ मैं. डिराइव्ड डिमांड, ठीक है. पहला स्टेटमेंट तो डिराइव्ड डिमांड पे ये है कि डिराइव्ड डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स अपॉन डिमांड फॉर फाइनल गुड्स बाय द लेबर. जितना आसानी से इस स्टेटमेंट में लिखा है उतनी आसानी से शायद मैं पहले जब डिराइव्ड डिमांड आपको समझा रहा था नहीं बता पाया. तो अब तो आसानी में ये लिखा है कि जो लेबर की डिमांड है वो लेबर की डिमांड डिपेंड होती है. वो डायरेक्टली लेबर हम डिमांड नहीं करते हैं. कंज्यूमर्स डज नॉट डिमांड लेबर डायरेक्टली. what do we demand? We demand final goods, and final goods जितने ज़्यादा डिमांड किए जाएंगे, जितने लेबर के द्वारा फाइनल गुड्स ज़्यादा डिमांड किए जाएंगे, उतनी डिमांड लेबर की बढ़ जाएगी. एंड इन दिस केस द डिमांड फॉर लेबर इज डिराइव्ड डिमांड, ठीक है. एंड डिमांड जब हम फाइनल गुड्स की करते हैं उनके लिए वो सिर्फ डिमांड है. एंड फॉर द लेबर, क्योंकि लेबर भी अब हमें ज़्यादा चाहिए वो गुड्स बनाने के लिए, तो उसके लिए वो डिराइव्ड डिमांड. तो स्टेटमेंट तो सही है, इसमें कोई मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है. डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड. वो जो, हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था मेंशन करना कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड होती है वो डिराइव्ड डिमांड ही होती है. सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योरशिप आपकी, ठीक है. डिमांड फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिराइव्ड डिमांड. ये हाईलाइट करना ज़रूरी था, ये भी आ गया. थर्ड स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स इज डिराइव्ड डिमांड हैज़ नो रिलेशन विद द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. ये तो बड़ा गलत लिखा है इसने, ठीक है. जो आपका प्रोडक्टिविटी जो है, derived demand and productivity has strong relationship, which means the productivity of a factor strongly affects derived demand. यहाँ लिखा रिलेशनशिप कोई नहीं है तो ये गलत है. अगर मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा और आपको समझा पाऊँ, वो ये है कि डियर स्टूडेंट्स, जब एक लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है. प्रोडक्टिविटी बढ़ी लेबर की तो ज़्यादा लेबर हमें चाहिए होता है. ज़्यादा लेबर चाहिए हमें तो लेबर की का रिवार्ड भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा. मैं रिवार्ड की ये थोड़ा चेन आगे करके आपको इसलिए समझाता हूँ क्योंकि आगे आपको ये चीज़ें शायद और ज़रूरत आएंगी कि जब लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी, उसकी इनकम या रिवार्ड कह लीजिए वो बढ़ जाएगा, ठीक है. तो एक ऐसे साइकिल चलता रहता है. एंड जब मैं आपको ये कहता हूँ देयर इज इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और लेबर, then there will be increase in demand and increase in demand for the factors of production. अभी मैं आपको बता रहा था कि demand for factors of production is nothing but derived demand. So derived demand, productivity of labor effect is derived demand. तो यहाँ बताया कि कोई रिलेशन नहीं है तो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है. आंसर आप देखते चलेंगे, ये तो आसान है ये चीज़ें अब आपके लिए. हम 7 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली इंक्रीज. कौन सा नीचे ऑप्शन में मोस्ट लाइकली वुड इंक्रीज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर. जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट लेबर का होता है, कौन सा नीचे ऑप्शंस में वो इंक्रीज कर देगा. आई होप डियर स्टूडेंट्स कि मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट वो पता होगा कि क्या होता है, ठीक है. क्या इंक्रीज क्या कब क्या होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बता देते हैं आपको. मार्जिनल को छोड़ देते हैं,
रेवेन्यू को छोड़ देते हैं, प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, एक एक करके बात करते हैं। व्हाट इज प्रोडक्ट? इट इज़ नथिंग फाइनल गुड। फाइनल गुड क्या होता है? प्रोडक्ट आपका क्या है? मैं प्रोडक्ट को फाइनल गुड बता रहा हूँ। फाइनल गुड क्या है? इट इज़ एनीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, अवेलेबल फॉर कंजप्शन, रेडी कंजप्शन। हमें कुछ और नहीं करना है ताकि कंज्यूमर इसे यूज़ करे, बस कंज्यूमर ये जाके खरीद ले। दैट इज़ नथिंग बट फाइनल प्रोडक्शन। अब इससे हमें कुछ और मशीन में फिर से नहीं डालना है, फिर से नया नहीं बनाना, ये तैयार होता है। लाइक पेन अवेलेबल ऑन एनी स्टेशनरी शॉप, एट एनी स्टेशनरी शॉप, ठीक है। आपका रेस्टोरेंट में कोई चाय का कप आपको तैयार मिलता है, ठीक है, या कोई आपको अवेलेबल आपको बर्गर मिल जाते हैं, ठीक है, कोई चिप्स का पैकेट तैयार है, दैट्स रेडी फॉर कंजप्शन। शर्ट आपके गारमेंट्स के कोई शॉप में आप चले जाएं, वो फाइनल गुड है। तो प्रोडक्ट हमारा फाइनल गुड है। जो इस प्रोडक्ट पे बेच के आने वाला रेवेन्यू है, आमदन, इनकम, वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू फॉर द एंटरप्रेनर, रेवेन्यू फॉर द फर्म, ठीक है। अच्छा, अगर हम जितने भी शर्ट्स बनाते हैं उन सारे शर्ट्स की बात करें तो दैट इज़ रेवेन्यू ऑन दो शर्ट्स मीन्स रेवेन्यू प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम एक यूनिट उस प्रोडक्ट की बात करें, एक शर्ट की बात करें, दैट इज़ नथिंग बट मार्जिनल, दैट इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट। इतनी लेमैन लैंग्वेज में समझ में आ जाए तो बहुत है डियर स्टूडेंट्स। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर मीन्स द लेबर जो अपना एडिशन जितना उसने काम किया है, फॉर एग्जांपल कल तक या आज शाम तक, एक एडिशनल यूनिट जो वो लेबर प्रोडक्ट का बनाता है, उस पे आने वाला रेवेन्यू, दैट इज़ नथिंग बट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। कभी कभार मैं डियर स्टूडेंट्स जो आप इस सब्जेक्ट की इकोनॉमिक्स की अपनी टर्मिनोलॉजी है उससे बाहर निकल के कोशिश करता हूँ समझाने की, वो दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट, दैट्स नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट टू यूज़ दैट लैंग्वेज, क्योंकि कभी कभार हम उसका कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाता है। बट टर्मिनोलॉजी ही इकोनॉमिक्स की अब मैं यूज़ करता रहूँ तो आगे बच्चों को समझने में मुश्किल हो जाएगी। मेरा मेन मकसद यह है कि समझ में आ जाए बच्चे को कि क्या है ये कॉन्सेप्ट्स क्या बोल रहे हैं। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आई होप मैंने आपको बता दिया है। तो हमें बताना है कि किस वजह से मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट लेबर का इंक्रीज़ हो जाएगा। व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फाइनल गुड, जो ये लेबर प्रोडक्ट्स बना रहा है, फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहा है, अगर उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऑब्वियसली और प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जो एडिशनल प्रोडक्ट्स अब ये लेबर बनाएगा तो उसका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। वही एडिशनल प्रोडक्ट्स मार्जिनल प्रोडक्ट होते हैं। याद रखेंगे, जिसको समझ आया वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ याद रखे, जिसको नहीं आया वो कम से कम मेरी जान ये याद रख लें, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ ए लेबर विल इंक्रीज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट। तो इतना अगर आपको याद रहेगा ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। मार्जिनल प्रोडक्ट की बात और करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज होता है जब व्हेन प्रोडक्ट की डिमांड, या यहाँ पे लिख दे फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन फाइनल प्रोडक्ट, जब आपका आउटपुट, जो आउटपुट प्राइस है वो बढ़ जाता है। आपने प्रोडक्ट बनाए, उसकी कीमत बढ़ी है तो लेबर की डिमांड भी, जो मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट है ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जो लेबर की या फैक्टर की प्रोडक्टिविटी है अगर ये बढ़ जाए तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेबर और एनी फैक्टर बढ़ जाता है। व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन डिमांड for the final product, when there is increase in output price and when there is increase in the productivity of that factor of production. Coming to the question number 8 dear students, the question number 8 is consider the following statements regarding the law of diminishing, अच्छा ये तो लिख ही नहीं रहा, अच्छा, consider the following statement regarding the law of diminishing marginal productivity, ठीक है। there is a law called लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैं बता देना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। बताएंगे, अभी तक तो जो इतना कुछ तो बता चुके हैं ये भी बता लेंगे। इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन व्हेन एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्सड। जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डियर स्टूडेंट्स है ये शॉर्ट रन में ऑपरेट करता है, ये आप याद रखेंगे। देयर आर लॉज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो भी आई होप आपने पढ़े होंगे, ठीक है। शॉर्ट रन लॉ, लॉन्ग रन लॉ, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, ये पढ़े होंगे। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट याद रखेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तभी ऑपरेट करती है, शॉर्ट रन में ऑपरेट करती है, और शॉर्ट रन में
कम से कम एटलीस्ट एक फैक्टर जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। अगर आपका लैंड इस तरह से इसको करते हैं, आपका लैंड, आपका लेबर, आपका कैपिटल, आपका एंटरप्रेनर, ये है, ये वेरिएबल है, मतलब ये चेंज हम करते रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैपिटल को केस हम लिखते हैं, कैपिटल को हम फिक्स्ड रखेंगे। अगर हमने कम से कम एक फैक्टर को फिक्स्ड रखा, बाकी सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं चेंज करते रहेंगे हम, दिस इज़ शॉर्ट रन, दिस इज़ शॉर्ट रन, ठीक है। और ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कब ऑपरेट करता है? शॉर्ट रन में ऑपरेट करता है। और शॉर्ट रन में क्या होता है? एक कम से कम एक फैक्टर फिक्स्ड होता है, ये आप याद रखेंगे। और ये डेफिनेशन ही है शॉर्ट रन की, शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स्ड होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली राइजेज एंड लेटर डिक्लाइन्स। यस, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली तो इंक्रीज करता है, इट राइजेज, देन लेटर इट डिक्लाइन्स। थर्ड स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स आपका क्या है? थर्ड स्टेटमेंट है इट इम्प्लाइज दैट टोटल प्रोडक्ट ऑलवेज डिक्लाइन विद इंक्रीज इन फैक्टर इनपुट। तो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आपके पहले दो स्टेटमेंट सही है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट की, ठीक है। इस पर ऊपर तो क्वेश्चन हमने किया, स्टेटमेंट्स कर दिए हैं, ठीक है। जो लॉ है ये ऑपरेट करता है, इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन, पहले तो आप ये याद रखेंगे। और शॉर्ट रन में क्या है? कम से कम एक फैक्टर तो फिक्स्ड होता है। ये पॉइंट क्लियर होगा। आई होप कि यहाँ तक तो अभी तक हम इसी पे मगजमारी कर रहे थे। डियर स्टूडेंट, देयर आर सर्टन स्टेजेस इन दिस लॉ। 3 स्टेज है, देयर आर 3 स्टेजेस इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। एक स्टेज में जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है ये इनिशियली राइज करता है, उसके बाद ये डिमिनिश होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका ये डिमिनिश होता है। टोटल प्रोडक्ट जो है इट डज नॉट ऑलवेज डिक्लाइन, ठीक है। ये डिक्लाइन तो ऑलवेज नहीं होता, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इफ़ यू गेट चांस वी विल डिस्कस दीज कॉन्सेप्ट्स अगेन समवेयर एल्स। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। रिलेशनशिप पूछी है। या स्टूडेंट्स, टोटल प्रोडक्ट जो है आपका ये मैक्सिमम होता है जब एमपी आपका 0 होता है, ये आप याद रखेंगे। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट व्हेन एमपी इज राइजिंग, गलत है, ठीक है। आई होप कि अगर आपने वो रिलेशनशिप पढ़ी है, लेट मी टेल यू अगेन, रिलेशनशिप पढ़ी है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं आपको रिलेशनशिप बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट, जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ठीक है, इट मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, पॉजिटिव होता है, 0 नहीं होता, माइनस नहीं होता, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता। जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, 0 भी होता है और नेगेटिव भी होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं। लेकिन जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, विच मीन्स ये इंक्रीज या डिक्रीज होगा, आपका टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट आपका राइज कर रहा होता है, ठीक है, आपका राइज कर रहा होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, जब ये आपका 0 होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, आपका टोटल प्रोडक्ट वहाँ पे मैक्सिमम होता है। टोटल प्रोडक्ट जहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्टिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाता है, तब आपका टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट होता है डिक्लाइन करना। एक बारी फिर से रिवाइज करता हूँ। जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होता है या पॉजिटिव होता है, टोटल प्रोडक्ट आपका राइज कर रहा होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट जब आपका 0 होता है, टोटल प्रोडक्ट आपका तब मैक्सिमम होता है, ठीक है। जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। ये रिलेशनशिप आप याद रखेंगे तो मैं पर्सनली फील ये कर रहा हूँ कि एसएसबी शायद इस पे क्वेश्चन आपको इस बारी तो दे देगा, जिस हिसाब से वो क्वेश्चन डालने लगा है, फ्रेम करने लगा है, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, थ्योरी के क्रिटिसिज्म्स भी होते हैं, हमें बता देना कौन कौन सा क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का। टेस्ट मैं आपको यहाँ लिख ही देता हूँ। द क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरीज, एक तो ये है, इस थ्योरी के बारे में बताया जाता है कि इसके जितने भी एजम्पशंस हैं, जो ऊपर ऊपर हमने टच कुछ सेशंस में कर भी लिए हैं, वो इसके एजम्पशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के एजम्पशंस जो है वो अनरियलिस्टिक है। ये एक
इसका क्रिटिसिज्म है। इट इग्नोर्स जो आपके प्रोडक्ट मार्केट में यूनियंस होते हैं या बारगेनिंग होती है, बारगेनिंग होती है जब लेबर हो वो बारगेनिंग करता है अपने वेजेस को लेकर, ठीक है, वो बारगेनिंग का कॉन्सेप्ट और यूनियंस का कॉन्सेप्ट ये थ्योरी इग्नोर करती है, उसको कंसिडरेशन में लेती नहीं है। एजप्शन जो भी इसके है वो अनरियलिस्टिक है, ठीक है। और इसे आप एक क्रिटिसिज्म है, इट कैन नॉट बी फुल्ली, इट इज़ नॉट फुली एप्लीकेबल, ये थ्योरी पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट की क्यों? क्योंकि ये थ्योरी यूज कर लेती हैं परफेक्ट कंपटीशन। जब आप इस थ्योरी को आप इम्परफेक्ट कंपटीशंस में डाल दोगे, ठीक है, तब ये थ्योरी जो है ये एप्लीकेबल नहीं हो जाएगी। सो दीज आर सर्टन क्रिटिसिजम्स टू दिस थ्योरी। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इट्स एजप्शंस आर हाईली अनरियलिस्टिक, तो बढ़िया है, अभी हम बोल रहे थे। इट इग्नोर्स द रोल ऑफ बार्गेनिंग पावर एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, तो बढ़िया, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमें बताना ही नहीं है ना, बताना ही है ना कि स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है। तो हम तो आ रहे हैं, चल रहे हैं, हम तो बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन पे आ जाए, इट इज़ फुल्ली एप्लीकेबल अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशंस, नहीं है, वहाँ भी तो ये एप्लीकेबल नहीं है ना। तो दिस वाज योर 10th क्वेश्चन ऑफ द पार्ट सेकंड। आगे और मार्क्स आते रहेंगे ऑन द सेम टॉपिक, सो दैट पूरी क्लैरिटी इस टॉपिक की मिल जाए।